यह कहानी किसी साधारण बाजार की नहीं, ये उस खामोश तूफान की दास्तान है जहां एक माँ का आत्मसम्मान, दो बेटियों का साहस और सत्ता का घमंड आमने सामने टकराते हैं। धूल और पसीने से भरे पुराने शहर में मीठे अमरूद बेचने वाली मागमा देवी अपनी दो बेटियों, एक सरहद की रखवाली करने वाली सैनिक और दूसरी जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पर गर्व करती है। पर एक दोपहर, एक घमंडी इंस्पेक्टर की बुलेट, उसके अहंकार की धूल और सड़क पर बिखरे अमरूद पूरे शहर को यह याद दिलाते हैं कि अपमान से बड़ा कोई अपराध नहीं। ये वही पल है जहां एक साधारण मां की चुप्पी उसकी बेटियों के संकल्प में बदलती है। ये वही कहानी है जहां कानून किताब से निकलकर सड़क पर उतरता है, बिना चिल्लाहट, बिना हथियार, सिर्फ अडिग सच्चाई और न्याय की ठंडी, स्थिर गूंज के साथ। तैयार हो जाइए उस सफर के लिए जहां हर मोड़ पर सवाल उठता है, क्या सच में सब कानून के सामने बराबर हैं? पुराना शहर उस दोपहर जैसे तवे पर रखा हो। धूप तंग गलियों में इतनी तेज उतरी थी कि ईंटों से उठती गर्मी पैरों में चुभती थी। गली के मोड़ पर फैला सदियों पुराना बाजार, टूटे फूटे पत्थर, धूल से भरी सड़कें और चारों तरफ से आती आवाजों का समंदर। कहीं से 2 रुपए किलो भिंडी की पुकार, कहीं लोहे की ठक ठक, कहीं बच्चों के रोने की धीमी गूंज। इस पूरे शोर के बीच एक कोना था जहां मीठे पके अमरूद की खुशबू बाकी सब पर भारी पड़ रही थी। उस कोने में बैठी थीं मागमा देवी। साड़ी का किनारा माथे पर टिकाए, धूप से तपे चेहरे पर एक स्थिरता थी, जैसे कई सालों की धूप बरसात ने उनके मन को पत्थर का धैर्य दे दिया हो। उनका टोकरी में रखा हर अमरूद चमक रहा था, जैसे शहर की सारी मिठास वहीं संजोए हो। जो भी वहां से गुजरता उस खुशबू को अनदेखा नहीं कर पाता, और जो उनसे बात करता उसकी आवाज में अनायास सम्मान आ जाता। मागमा देवी का अतीत जितना साधारण था उतना ही गौरवशाली भी। सालों पहले अपने पति को खोने के बाद उन्होंने अकेले दो बेटियों को पाला था। नंदिनी, जो आज देश की सरहद पर फौज में अफसर थी, और सावित्री, जो इसी जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी। मां के लिए ये दोनों सिर्फ बेटियां नहीं, बल्कि उस कठिन जीवन की जीत थीं जो उन्होंने हर दिन पसीने और आंसुओं से गढ़ा था। कई बार लोग पूछते, अम्मा, आपकी बेटियां क्या करती हैं? तो उनका चेहरा रोशनी से भर उठता। वह धीमी मगर गर्वीली आवाज में कहती, एक देश की रक्षा करती है, दूसरी जिले की। लेकिन आज भी जब मन करता वह उसी बाजार में आकर अमरूद बेच बैठती। न बेटियों को बताती, न किसी को दिखावा करती। उनके लिए यह सिर्फ रोजी नहीं, आत्मसम्मान था, उन मेहनती हाथों की याद जिन्होंने इस परिवार को संभाला। भीड़ में घुला उनका साधारण रूप उनकी असली ताकत को छुपा देता, जैसे शांत नदी के भीतर गहराई का अंदाज लगाना नामुमकिन हो। दोपहर अपनी पूरी तपिश में थी कि अचानक बाजार का शोर बदल गया। पहले एक दूर से आती मोटरसाइकिल की घर्र घर्र, फिर तेज होती हुई। कुछ ही पल में एक चमचमाती काली बुलेट का धुआं सबके बीच आकर थम गया। धूल का गुब्बार उठा और लोगों की आंखें उस ओर मुड़ गईं। बुलेट से उतरा इंस्पेक्टर अरुण चौधरी, कद काठी में चौड़ा, चेहरे पर घमंडी मुस्कान। उसकी वर्दी की बाजुओं पर छड़ी मोड़ी हुई आस्तीनें, भारी जूतों की ठक ठक और आंखों में ऐसा रोब कि भीड़ अपने आप किनारे खिसक गई। कुछ ठेले वाले अपनी आवाज रोककर उसे देखते रहे, कुछ ने जल्दी से अपने दामों की पुकार कम कर दी। अरुण सीधे मागमा देवी के ठेले तक पहुंचा। उसकी नजर अमरूदों पर पड़ी तो होठों पर एक तिरछी मुस्कान आई। बिना एक शब्द कहे उसने एक अमरूद उठाया, हथेली में घुमाया और चाकू निकाले बिना ही दांत गड़ा दिए। रस टपक कर उसकी वर्दी पर गिरा, मगर उसने परवाह नहीं की। मागमा देवी ने संयम से कहा, साहब, पैसा। अरुण ने चबाते हुए हंसी छोड़ी, एक ऐसी हंसी जिसमें मजाक से ज्यादा हुकूमत थी। पैसा? तुम मुझे पैसा दिखाओगी? भीड़ ठिठक गई। ठेले वाले चुप। पास खड़े बच्चे मां के पीछे छिप गए। धूप की तपिश के बीच उस हंसी ने और पसीना ला दिया। मागमा देवी ने आवाज धीमी करते हुए फिर कहा, साहब, मेहनत का फल है, बस वही। अरुण ने अचानक हाथ बढ़ाकर पूरी टोकरी उठा ली, एक झटके में जमीन पर पटक दी। धड़ाम! अमरूद सड़क पर बिखर गए। कुछ गाड़ियों के पहियों के नीचे आते ही चूर हो गए, मिठास धूल में घुल गई। हवा में रस की महक और धूल का स्वाद अजीब सा मिश्रण बन गया।
भीड़ से एक सामूहिक सांस खींच गई, जैसे सबने एक साथ डर निगल लिया हो। मागमा देवी के होंठ कांपे, उनकी आंखों में पानी भर आया, मगर कोई आवाज नहीं निकली। वो बस झुककर टूटे अमरूदों को देखने लगीं। उस पल उनका वर्षों का आत्मगौरव जैसे किसी ने कुचल दिया हो। समय थम गया था, धूप, धूल, आवाजें, सब मानो रुक गए हों। अरुण ने बुलेट की चाबी घुमाई, इंजन गरजाया और भीड़ को एक आखिरी घमंडी नजर से देखता हुआ चला गया। उसके पीछे धूल का गुब्बार और सड़क पर बिखरे मीठे अमरूद रह गए। लोग फुसफुसाए, मगर कोई आगे नहीं बढ़ा। डर की वह चुप्पी पूरे बाजार पर छा गई। मागमा देवी ने धीरे से अपने आंचल से आंख पोंछी। उनके कांपते हाथों में न जाने कितनी यादें थीं, पति के गुजरने की, बेटियों के संघर्ष की और आज के इस अपमान की। उन्होंने खुद को सीधा किया, आसमान की ओर एक गहरी नजर डाली, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से कह रही हो, मैं टूटी नहीं हूं। धूप अब भी उतनी ही तेज थी, लेकिन बाजार की हवा में एक अनकहा तूफान उठ चुका था। पुराने बाजार की उस गर्म दोपहर के कुछ ही मिनट बाद ठीक सामने की कच्ची छत पर खड़ा रोहित जैसे पत्थर हो गया। उसकी उंगलियां मोबाइल को इतने जोर से दबोचे थीं कि पसीना स्क्रीन के किनारों पर नन्हे नन्हे धब्बे छोड़ रहा था। वह उसी छत से अक्सर नीचे का नजारा रिकॉर्ड करता, दुकानदारों की दिन भर की गहमा-गहमी, शहर के छोटे छोटे किस्से और कभी कभी किसी की मदद के लिए लगाई गई स्टोरी। पर आज कैमरा सिर्फ एक चीज पर टिका था, सड़क पर बिखरे हुए अमरूद, जिनकी मिठास धूल और डर में मिलकर कड़वी हो चुकी थी, और मागमा देवी का कांपता चेहरा, जिसमें आंसू थे मगर आत्मसमर्पण नहीं। उसने बिना सोचे रिकॉर्ड बटन दबाया और झूम बढ़ा दिया। वीडियो में हर चीज साफ दिख रही थी, इंस्पेक्टर अरुण चौधरी का चेहरा, बुलेट की नंबर प्लेट, बाजार का मोड़ और टोकरी के बिखरे टुकड़े। हवा में घुल्ला शोर भी कैद हो रहा था, लोगों की बुदबुदाहट, किसी बच्चे का धीरे धीरे रोना, किसी ठेले वाले की हताश सांस। रोहित की दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लगा जैसे मोबाइल का माइक वही आवाज भी पकड़ लेगा। उसे पता था यह वीडियो किसी एक के अपमान का नहीं, पूरे शहर के डर का सबूत था। वीडियो खत्म होते ही उसने उसे काट छांट कर छोटा किया। पहले अरुण का अमरूद उठाना, फिर पैसे पर हंसी और अंत में वह धड़ाम, जिसने सब कुछ चूर चूर कर दिया। कैप्शन की जगह उसने बस 3 शब्द टाइप किए, ये आखिरी बार, और भेजने के लिए नंबर चुना, नंदिनी। मैसेज डिलीवर का टिक आते ही रोहित ने एक गहरी सांस छोड़ी। धूप अब भी सिर पर थी, मगर उसके भीतर कहीं रात का ठंडा सन्नाटा उतर आया था। उसे मालूम था यह एक परिवार की बात भर नहीं है, यह उस चुप्पी का रुकना है जिसने बाजार की गलियों को सालों तक बंधक बनाकर रखा था। सैकड़ों मील दूर बर्फीली चौकी पर हवा ऐसी चल रही थी कि हर सांस फेफड़ों में नमी का एक तीर बनकर उतरती। नंदिनी ने बोनी हैट कानों पर और कस ली। सामने टेबल पर रखे हथियारों की सफाई आधी रह गई थी। रॉड, क्लीनिंग रॉड के खाली स्लीव, तेल की तीखी गंध और फाइबर क्लॉथ पर पड़ी हल्की चांदी सी चमक। वॉकी पर खड़खड़ाहट हुई तो उसने वॉल्यूम थोड़ा कम कर दिया। तभी फोन की स्क्रीन जगी। रोहित का मैसेज। उसने वीडियो बिना आवाज बढ़ाए चलाया। पहली बार दृश्य के बीचों बीच उसे मां का चेहरा दिखा। वही परिचित माथे की लकीरें, वही बंधा हुआ आंचल और वही अदृश्य दीवार जिसमें वह अपना गर्व छुपा लेती थीं। वीडियो के अंत में अमरूदों का टूटना था और उस टूटने की गूंज नंदिनी की हथेलियों में बदलकर कांपने लगी। क्लीनिंग ब्रश उसके हाथ से धीरे धीरे फिसला और मेज से टकराकर आवाज कर गया। उसने आंखें बंद कीं। कुछ पुरानी यादें अचानक एक साथ जाग उठीं। बचपन का वह बरसाती दिन, जब मां ने पैसों की कमी के बावजूद उसके लिए स्कूल की किताबें खरीदी थीं। वह सर्द रात, जब मां ने खुद भूखे रहकर दोनों बहनों के लिए रोटियां सेंकी थीं। उन सब के बीच आज का यह अपमान नुकीले शीशे की तरह चमक रहा था। उसके दांतों के बीच से शब्द एक फुसफुसाहट में निकले, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वहीं पास, स्टोव के पास बैठा जवान कुछ लिख रहा था। उसने सिर उठाकर देखा, पर नंदिनी की आंखों की बर्फीली चमक देखकर वापस अपने कागज पर झुक गया। नंदिनी ने फोन उठाया, रिकॉर्डिंग को दोबारा देखा, फिर एक बार और, जैसे वह हर फ्रेम को अपने भीतर टांक रही हो, क्योंकि उसे पता था यह वीडियो सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं,
बल्कि उसके जीवन की सबसे सटीक गोली होगा, ठंडी, सीधी और न्याय के केंद्र पर। उसने सावित्री को कॉल मिलाई। रिंगटोन चली नहीं कि दूसरी तरफ से शांत आवाज आई, हाँ दीदी। नंदिनी की आवाज में उस पहाड़ी हवा का कटाव था, तेज, बिना किसी वक्र के। वीडियो देखा? देख रही हूं। सावित्री की आवाज नर्म थी, जैसे किसी शांत कमरे का दरवाजा धीरे से बंद होता है। कमरे में अकेली, टेबल पर नोटपैड खुला, पेन की नोक पर रुका हुआ एक अपूर्ण वाक्य और दीवार पर टंगा कैलेंडर, जिसकी तारीखों को वह पिछले कुछ दिनों से सिर्फ योजना के पन्नों की तरह देख रही थी। वीडियो खत्म हुआ। कमरे में कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर नंदिनी बोली, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। सावित्री ने धीमे से कहा, यह इलाका मेरा है, यह लड़ाई मैं लड़ूंगी दीदी। दोनों तरफ चुप्पी। एक तरफ पहाड़ों की बर्फीली सांस, दूसरी तरफ शहर का नर्म, अडिग संकल्प। नंदिनी जानती थी कि उसकी बहन जब ऐसे लहजे में बोलती है तो उसके भीतर कहीं आग जल चुकी होती है, पर वह आग बाहर धुआं नहीं छोड़ती, वह हवा साफ करती है। जो करना है, कानूनी रास्ते से करना। सावित्री ने और भी धीमी आवाज में कहा, मां का सम्मान वापस चाहिए, पर उस रास्ते से जो सबके लिए मिसाल बने, बदला नहीं, इंसाफ। तुम नियमों से बंधी हो। नंदिनी की आवाज थोड़ी खड़ी हुई। और मैं सीमा पर। मेरी सीमा में जो गलत आता है, मैं उसे गिराती हूं। जानती हूं। सावित्री के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई। पर इस बार मेरी सीमा यहां है, और मैं इसमें किसी को भी गोली नहीं चलाने दूंगी, चाहे वो मेरी अपनी बेचैनी ही क्यों ना हो। दूसरी तरफ कुछ देर तक सिर्फ हवा की आवाज थी। फिर नंदिनी ने धीरे से कहा, ठीक है, पर अगर सिस्टम ने आंखें मूंद दी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। सिस्टम मेरी आंखों से भी देखेगा। सावित्री ने जवाब दिया, पहले मुझे एक रात दे दो। कॉल कट गई। कमरे में वापस वह परिचित सन्नाटा लौट आया, जिसमें पंखे की आवाज भी योजना की रेखाएं बनाती लगती है। रात शहर पर ऐसे उतरी जैसे किसी ने उसके माथे पर ठंडी पट्टी रख दी हो। दीवा स्वप्नों की धूल जम चुकी थी, और सड़कों पर लैंपपोस्ट की पीली रोशनी स्याह तालाबों की तरह बिखरी थी। सावित्री ने अपने कमरे की खिड़की आधी बंद कर दी। टेबल पर 3 चीजें थीं, एक सादा नोटबुक, एक काली इंक पेन और वह फोन जिसमें रोहित का वीडियो सेव था। वह जानती थी, डीएम के रूप में अगर वह सीधे टकराएगी तो इसका मतलब होगा कि वह अपने अधिकार का इस्तेमाल अपने परिवार के लिए कर रही है, और वह अपने पद को कभी परिवार की ढाल नहीं बनाती। उसे न्याय चाहिए, पर ऐसा जो सबके लिए बराबर दिखे और बराबर महसूस भी हो। उसने नोटबुक खोली और पन्ने के ऊपर बिना तारीख लिखे पहला वाक्य लिखा, कोई भी कदम जो नियम से बाहर हो दुश्मन का हथियार बन जाता है। पेन रुका। फिर उसने नीचे एक कॉलम बनाया, कानूनी रास्ते, और एक दूसरा, मानवीय रास्ते। तीसरा कॉलम उसने खाली छोड़ा, जो बचेगा। पहले कॉलम में उसने क्रम से लिखा, धारा 369, चोरी, बिना भुगतान के वस्तु का उठाना, भले ही वह पुलिसकर्मी हो। धारा 427, मिसचिफाट, नुकसान, टोकरी को पटककर सामान की बर्बादी। धारा 506, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का संकेत, अगर धमकी का कोई शब्द या इशारा साबित हो। पुलिस आचार संहिता का उल्लंघन, ऑफिशियल इंक्वायरी की मांग। मार्केट एरिया में लगे नगरपालिका सीसीटीवी, साक्ष्य संरक्षण हेतु अनुरोध, पर डीएम के रूप में नहीं, नागरिक की शिकायत के समर्थन में। दूसरे कॉलम, मानवीय रास्ते में उसने लिखा, बाजार समिति के बुजुर्ग गवाह, जिन्होंने देखा पर बोले नहीं, उन्हें बोलने की जगह देना। रोहित का ओरिजिनल फुटेज, टाइम स्टैंप, लोकेशन, मेटाडेटा। कुछ दुकानदार जो अरुण के रोजमर्रा के रौब से डरते हैं, उनमें भरोसा भरना कि यह व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, सामुदायिक खड़े होने का समय है। मां का बयान, पर उनसे आंसू नहीं, सत्य चाहिए। आक्रोश कागज पर गलती करवा देता है। तीसरे कॉलम की हेडिंग उसने खाली ही छोड़ी, जो बचेगा, क्योंकि वह जानती थी हर योजना में एक जगह खाली छोड़नी पड़ती है, वह जगह जहां किस्मत, साहस और अवसर एक साथ बैठते हैं। उसने फोन खोला और रोहित को मैसेज टाइप किया, ओरिजिनल फुटेज सुरक्षित रखो, मेटाडेटा मत छेड़ना, किसी अनजान को फॉरवर्ड मत करना, कल सुबह मिलते हैं। फिर एक और मैसेज, मां को अभी कुछ मत बताओ कि मैं आ रही हूं, बस साथ रहना। इसके बाद उसने शहर का नक्शा मन में खींचा, बाजार का मोड़, नगरपालिका के कैमरे,
वो पान वाला जिसकी दुकान कैमरे के ठीक नीचे है, वह दवाई वाला जो हर सुबह दुकान जल्दी खोल देता है और सब कुछ देख लेता है, वह सब्जी मंडी का दरवाजा जहां से अरुण अपनी बुलेट निकालकर सीधे मुख्य सड़क की ओर गया होगा। हर बिंदु उसके भीतर किसी चुपचाप चलती घड़ी के टिक टिक की तरह जगह बना रहा था। पर योजना की सबसे कठिन पंक्ति अब भी बाकी थी, अपने अधिकार का इस्तेमाल न करना। वह चाहती तो एक कॉल में सब कुछ उलट सकती थी। लाइन में खड़े अधिकारी, सस्पेंशन, ट्रांसफर, बयान। पर यह जीत उसे कभी चैन नहीं लेने देती। उसे वह जीत चाहिए थी जो कानून की किताब में दर्ज हो और जनता के दिल में बस जाए। उसने अलमारी से एक सादा सलवार कुर्ता निकाला, वही जो उसने कई बार जांचों में आम नागरिक बनकर पहना था। आईने में खुद को देखा, चेहरा शांत, आंखें ठंडी और भीतर एक पतली सी लौ जो बुझती नहीं, बस स्थिर रहती है। उसने बालों को साधारण सा बांधा, कलाई से घड़ी उतारी और फोन का साइलेंट मोड बंद कर दिया, क्योंकि रात में आने वाली हर आवाज जरूरी होती है, कई बार उसकी खामोशी भी। तभी स्क्रीन चमकी। एक अनजान नंबर। 2 बार, 3 बार, 4 बार। उसने उठा लिया। कुछ सेकंड तक सिर्फ भारी सांसों की आवाज आई, फिर बहुत धीमी, लगभग रगड़ती हुई आवाज, खेल तो अब शुरू होगा। लाइन कट। कमरे में एक हल्की थरथराहट दौड़ी, जैसे खिड़की के शीशे पर पहाड़ की हवा का एक ठंडा थपका लगा हो। उसने नंबर सेव नहीं किया, बस मन में लिख लिया, वे देख रहे हैं। उसने पेन उठाया और तीसरे कॉलम, जो बचेगा, में पहली पंक्ति लिख दी। धमकी का सबूत, कॉल रिकॉर्ड्स, समय, अवधि, डायरी में दर्ज। फिर उसने डायरी की तारीख के पास छोटी सी टिक लगाई, एक निजी संकेत कि यह डर नहीं, दस्तावेजीकरण है। रात कुछ और गहरी हुई। दूर कहीं एक कुत्ते की आवाज आई, फिर शहर सो गया। पर सावित्री के कमरे में नींद नहीं, बस धीमी चाल से चलती रणनीति थी। उसने जिलेटिन पिन से 2 स्लिप्स बोर्ड पर लगाईं, गवाह और साक्ष्य। गवाहों में रोहित, पान वाला, दवाई वाला और वह बूढ़े हरिराम जो हर शाम बाजार की पुलियां पर बैठते हैं। साक्ष्यों में वीडियो का ओरिजिनल, नगरपालिका सीसीटीवी रिक्वेस्ट, बाजार समिति की मीटिंग रजिस्टर जहां अरुण का रोज का गश्त एंट्री लॉग झूठ बोलता है, और सबसे ऊपर मां का शांत, स्पष्ट बयान। वह जानती थी कि सुबह होते ही अरुण और उसके साथी भी चाल चलेंगे, या दबाव, या अफवाह, या किसी नकली कहानी का निर्माण। इसलिए उसने अपने लिए एक वाक्य लिखा, पहली आवाज सच की हो, बाकी आवाजें मजबूर हो जाएंगी। इसके नीचे उसने प्रेस के लिए एक पंक्ति की ड्राफ्टिंग की, अभी नहीं, पर सही समय पर कानून का प्रयोग कानून से होगा, शोर से नहीं। खिड़की के पार आसमान एकदम काला था, पर पूर्व की दिशा में हल्की राख सी लकीर दिखने लगी थी। उसने एक गहरी सांस ली, दीवार पर लगी घड़ी को देखा, 3:47। 4 बजे वह रोज उठती थी, पर आज नींद की जरूरत नहीं थी। आज जरूरत थी स्थिरता की। उसने फोन उठाया और नंदिनी को एक छोटा सा मैसेज भेजा, मैं तैयार हूं, तुम सिर्फ मां का हाथ थामे रहना, दूर से। मुझे पता है तुम आना चाहती हो, पर इस बार हथकड़ी शब्दों से बनेगी। कुछ सेकंड में जवाब आया, ठीक है, सुबह वीडियो का क्लीन कट भेज रही हूं, ओरिजिनल टाइम, लोकेशन सब। और सुन, मां को सीधा गले लगाना, बाकी मैं संभाल लूंगी। सावित्री ने फोन रख दिया। उसने नोटबुक बंद की, पेन टेबल के कोने पर रख दिया और एक पल के लिए आंखें मूंद लीं। भीतर यादें फिर से सिर उठाने लगीं। बचपन का वो दिन जब नंदिनी स्कूल से लड़ झगड़ कर लौटी थी और मां ने कहा था, लड़ाई शब्दों से शुरू होती है, पर जीत संयम से होती है। वह वाक्य आज दीवार से उतरकर नोटबुक के भीतर घुस गया। सुबह की पहली चिड़िया ने जैसे ही आवाज लगाई, उसने अपने कुर्ते पर एक पतला सा दुपट्टा डाला और दरवाजा खोला। कमरे से बाहर जाते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा, टेबल पर रखा सब कुछ वहीं था, पर कमरे की हवा बदल चुकी थी। अब यहां किसी डर की जगह नहीं थी। यह एक छोटा सा युद्ध कक्ष था, जहां तलवारों की जगह दस्तावेज और ढालों की जगह सच्चाई थी। बाहर आंगन में रोशनी की हल्की परत थी। गेट पर गार्ड ने सिर झुकाकर नमस्ते किया। वह फाटक से बाहर निकली। न डीएम की गाड़ी, न लाल बत्ती, सिर्फ एक पुरानी सादी कार जिसमें अक्सर वह शहर के भीतर अनजान की तरह घूमती थी। ड्राइवर नहीं, खुद स्टीयरिंग पर।
उसने इंजन स्टार्ट किया तो रेडियो में किसी पुराने गीत की शुरुआत हुई। उसने तुरंत बंद कर दिया। आज किसी धुन की नहीं, सिर्फ दिल की स्थिर धड़कन की जरूरत थी। सड़क पर आते ही उसने पहला मोड़ बाजार की तरफ नहीं, नगर पालिका के कंट्रोल रूम की ओर लिया। योजना में सबसे पहले साक्ष्य का ताला लगना था, क्योंकि एक बार वीडियो लीक हो जाए तो उसका शोर असल सबूतों की आवाज दबा देता है। उसने कार वहीं रोक दी जहां कोई उसे पहचान न सके। कंधे पर एक साधारण बैग था, अंदर सिर्फ एक पहचान पत्र जो वह आज दिखाना नहीं चाहती थी, और एक सामान्य नागरिक की लिखित शिकायत का प्रारूप जो सादे कागज पर बिना लेटरहेड के रखा था। कंट्रोल रूम की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने खुद को अंदर से याद दिलाया, पहचान बाद में, प्रक्रिया पहले। रिसेप्शन पर बैठे युवक ने नींद भरी आंखें मलते हुए पूछा, जी? बाजार चौक, कल दोपहर, कैमरा आईडी 14 से 19 तक, फुटेज की एक कॉपी चाहिए। उसने शांत आवाज में कहा, एक नागरिक शिकायत दर्ज करना है, इसलिए पहले समय सुरक्षित कर लें। युवक ने आंखें तरेरीं। मैडम, बिना उचित प्रार्थना पत्र। उचित प्रार्थना पत्र साथ है। उसने साधारण लिफाफा आगे रखा जिसमें सामान्य नागरिक साक्ष्य संरक्षण अनुरोध लिखा था। उसने कोई पद नहीं लिखा था। युवक ने चौंक कर उसे देखा। अभी संभव नहीं, ऑफिसर 8 बजे आएंगे। ठीक, वह मुस्कुराई। पर आप इतना कर दीजिए, कैमरा 14 से 19 का फीड लॉक कर दीजिए। रूटीन ओवरराइटिंग आज नहीं होनी चाहिए। टाइम कल दोपहर 12:10 से 12:40। दोबारा कह रही हूं, लॉक कर दीजिए। कोई डिलीट करेगा तो उसका लॉग भी मुझे चाहिए होगा। युवक ने अनायास कंप्यूटर पर उंगलियां चला दीं। शायद उसकी आवाज में वह धीमा सा अधिकार था जो पद से नहीं, आश्वस्ति से निकलता है। मैं नोट डाल देता हूं मैडम, उसने कहा। 8 बजे साहब आएंगे तो मैं तब तक बाहर बैठ जाऊंगी, उसने सहजता से कहा। अंदर आप अपना काम कीजिए। वह कुर्सी पर बैठ गई। मोबाइल पर रोहित का मैसेज आया, मैं बाजार में हूं, मां घर पर हैं, वीडियो का ओरिजिनल हार्ड में डाल दिया है, बैकअप बन रहा है। उसने 2 शब्द टाइप किए, अच्छा किया। 8 बजते बजते कंट्रोल रूम जिंदा होने लगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर फुटेज की छोटी छोटी खिड़कियां खुलीं। अधिकारी आया, उसने औपचारिकता पूछी। उसने सारा ब्यौरा एक नागरिक की तरह दिया, तारीख, समय, लोकेशन, और यह भी कि फुटेज को सिर्फ सील्ड कॉपी में रखा जाए और किसी भी थाने को भेजने से पहले वह रसीद पर इंटीग्रिटी हैश की कॉपी लेगी। अधिकारी ने उसे अजीब नजरों से देखा। आम नागरिक इस स्तर की बात नहीं करता। आप कौन? उसने पूछना शुरू ही किया था कि उसने मुस्कुराकर बात काट दी। जो भी हूं, अभी सिर्फ एक गवाह की तरफ से आई हूं, काम कीजिए। कुछ मिनट बाद जब उसने सील्ड पैकेट पर हस्ताक्षर कराए तो उसके भीतर की एक गांठ हल्की खुली। पहली ईंट अपनी जगह पर बैठ गई थी। इसके बाद वह सीधे रोहित से मिली, एक चाय की उबलती केतली के पास, जहां भाप का धुआं किसी पुराने सिपाही की मूंछों सा तना हुआ लग रहा था। रोहित ने उसे देखते ही सिर्फ इतना कहा, आ गया। उसने पेन ड्राइव उसकी हथेली पर रखते हुए जोड़ा, और यह मेटाडेटा की प्रिंट। अच्छा किया। उसने पेन ड्राइव को अपने बैग के भीतर के जिप में डाल दिया, वही जिप जहां वह अपने सबसे जरूरी नोट्स रखती है। अब गवाह चाहिए होंगे, लोग डरेंगे, पर हम उनकी आवाज नहीं मांगेंगे, बस सच मांगेंगे। बोलना उनका चुनाव होगा, स्याही हमारा। रोहित ने सिर हिलाया। पान वाला बोलेगा, दवाई वाला भी। हरिराम काका से मैंने कहा, उन्होंने आंखें बंद कर लीं, बोले अब बहुत हो गया। ठीक, उसने धीरे से कहा, किसी का नाम मत लिखो अभी, शाम को सबको एक जगह बुलाओ, बाजार समिति का कमरा। लिखित बयान वहां होगा, शांत साफ, बिना नफरत के। और मां? रोहित का सवाल हवा में ठहर गया। सावित्री ने दूर सड़क के मोड़ पर एक पल को नजर टिकाई। मां का बयान आखिर में, सबके बाद। मां पहले मां है, फिर गवाह। उनका सच सबसे साफ है, पर सबसे नाजुक भी। उसे आखिर में कागज पर उतारेंगे, जब बाकी स्याही सूख जाएगी। रोहित ने सिर झुका दिया। ठीक है। सूरज अब ऊपर चढ़ चुका था, पर उसके भीतर रात के समय की वही स्थिर ठंडक थी, जिस ठंडक में निर्णय लिए जाते हैं और न फैसले न उंगलियां कांपती हैं। दोपहर ढलने लगी तो उसने अपने बैग से वह सादा कागज निकाला
जिस पर वह सामान्य नागरिक की पहली शिकायत लिखेगी। शीर्ष पर उसने कुछ नहीं लिखा, न पद न नाम, बस दिनांक, फिर क्रम से बिंदु, तारीख, समय, घटना, प्रत्यक्षदर्शी का नाम खाली छोड़कर, और अनुरोध प्राथमिकी दर्ज की जाए, धारा 369, 427 और आवश्यक अन्य धाराएं, अपराधी का नाम, स्थानापन्न, वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मी का चेहरा, बुलेट नंबर संलग्न। उसने यह भी जोड़ा, आरोपी को विशेषाधिकार प्राप्त पद पर होने के कारण निष्पक्ष जांच हेतु केस जिले से बाहर स्थानांतरित करने का निवेदन। वह जानती थी शाम को थाना यही कागज पढ़ेगा और शायद हंसेगा भी, पर उसी हंसी में पहली दरार होगी, क्योंकि उसके पास सील्ड फुटेज होगा और गवाहों की स्याही सूख चुकी होगी। और अगर थाने ने इनकार किया तो वही कागज अगले सुबह कोर्ट की चौखट पर दस्तक देगा। उसने कागज मोड़ा ही था कि फोन फिर चमका। नंदिनी का मैसेज, क्लीन कट भेज दिया। एक और बात, अगर जरूरत हो तो मेरा बयान भी, एक बेटी का नहीं, एक सैनिक का। अपमान जहां होता है, वर्दी वहां तटस्थ नहीं रहती। सावित्री ने बिना मुस्कुराए स्क्रीन पर उंगली फिराई। जवाब में उसने बस इतना लिखा, तुम्हारा बयान मेरे दिल में है, अदालत में नहीं, और भेज दिया। कमरा धीरे धीरे लोगों से भर रहा था। बाजार समिति का संकरा दफ्तर, लकड़ी की पुरानी टेबल, दीवार पर टेढ़ा टंगा कैलेंडर और कोने में रखा पानी का मटका। रोहित ने दरवाजे पर खड़े होकर हर आने वाले को भीतर बैठाया। लोग फुसफुसाते, डीएम मैडम, पर वह हर बार एक ही बात कहती, आज मैं बस एक शहरी हूं, आप अपना सच साफ साफ लिखिए। पहला बयान पान वाले का। कांपती उंगलियों से उसने अपना नाम लिखा, फिर घटना की पंक्तियां, बिना भारी शब्दों के, बस वैसा ही जैसा उसे याद था। दवाई वाले ने कहा, मैंने सब देखा पर डर लगा। उसने लिखा, आज डर कम है। हरिराम काका ने किसी और को अपने शब्द लिखवाए। मैंने आवाज नहीं उठाई, अब उठाता हूं। धीरे धीरे पन्ने भरते गए। हर पन्ने के अंत में उसने उन सभी से एक ही वाक्य कहलवाया, यह बयान किसी के कहने पर नहीं, मेरी इच्छा से है। जब सब खत्म हो गया, कमरे में एक लंबा सन्नाटा छा गया। तब उसने रोहित को इशारे से बाहर भेजा। मां को बुलाओ। मागमा देवी अंदर आईं। सादा सूती साड़ी, थकी आंखें और चेहरे पर वही अदृश्य दीवार। उन्होंने कुर्सी पर बैठने से पहले टेबल पर रखे खाली पन्ने को देखा, जैसे उसमें अपना ही चेहरा दिख रहा हो। सावित्री ने पेन आगे बढ़ाया। मां, जो सच है वही लिखिए, आंसू नहीं, सिर्फ सच। मां ने पेन पकड़ा। उंगलियां थोड़ी कांपीं, पर उस कांप में कोई मौका परस्ती नहीं थी। वह कांप उसी मिट्टी का था जिसमें उन्होंने जीवन उगाया था। उन्होंने लिखा, मैंने पैसे मांगे, उसने हंसी, उसने मेरी टोकरी फेंक दी, अमरूद टूटे, मैं रोई नहीं, मैं झुकी टुकड़े उठाने। मैंने किसी को दोष नहीं दिया, मैंने सिर्फ देखा। पन्ने के अंत में उन्होंने अपना नाम सधे हुए अक्षरों में लिख दिया, माघमा। सावित्री ने वह पन्ना पढ़ा और बिना कुछ कहे उसे बाकी बयानों के ऊपर रख दिया। कमरा थोड़ी देर के लिए और भारी हो गया, जैसे वहां किसी ने कोई अदृश्य पत्थर रख दिया हो जो सबको एक क्षण के लिए थाम ले। इसके बाद वह पन्ने एक फाइल में पिरोए गए। क्लिप इतनी कसकर लगी कि उनमें से कोई शब्द गिर न पड़े। उसने फाइल बंद की और अपने बैग में रखी सील्ड फुटेज के साथ साथ में रख दी। अब उसके पास वह सब था जिससे कानून हिलता नहीं, सीधा चलना शुरू करता है। शाम ढल चुकी थी। बाहर सड़क पर पीली रोशनी फैल गई। वह उठी और सबको धन्यवाद कहा। आपने जो किया वह बहादुरी है, बाकी मैं संभाल लूंगी, प्रक्रिया से, जल्दी नहीं, सही से। जब वह बाहर निकली, रात की हवा में फिर वही ठंडक थी, पर अब उसमें एक अलग सी खुशबू भी थी, जैसे कहीं किसी ने लंबी सूखी मिट्टी में पहली बार पानी डाला हो। वह कार तक पहुंची ही थी कि फोन फिर बजा। अनजान नंबर। उसने उठाया। इस बार आवाज पहले से ज्यादा नजदीक लगी। कहा ना, खेल शुरू हुआ है, नियम हमारे हैं। उसने कार का दरवाजा खोलते हुए बहुत शांत स्वर में कहा, नियम किताब के हैं, तुमने उसे कभी खोला ही नहीं। और कॉल काट दिया। उसे पता था, भय किसी से बात करके नहीं जाता, वह दस्तावेजों से बेअसर होता है। रात के 9 बजे वह थाने के बाहर पहुंची, साधारण कपड़ों में, हाथ में वही फाइल। गेट के पास लाल बल्ब की पतली सी रोशनी थी। अंदर हवलदार ऊँघ रहा था।
उसने रजिस्टर पर नजर डाली। एंट्री में अरुण की शाम की गश्त दर्ज थी, जबकि वीडियो बता रहा था कि वह उसी समय बाजार के पास था। उसने रजिस्टर का पन्ना एक क्षण को देखकर अपने भीतर कहा, एक झूठ और पकड़ में आया। हॉल में दो इंस्पेक्टर ठहाके लगा रहे थे। उसने पास जाकर धीमे से कहा, शिकायत दर्ज करनी है, सुबह आओ। उनमें से एक ने थकी हुई हंसी के साथ कहा, अभी साहब, अभी। उसने उसी शांति से दोबारा कहा। उसने फाइल खोली। ऊपर मां का बयान, उसके नीचे गवाहों के पन्ने, फिर सीसीटीवी सील्ड पैकेट की फोटोकॉपी और सबसे अंत में साधारण नागरिक का अनुरोध। उसने फाइल टेबल पर रख दी, जैसे किसी ने हंसी के बीच अचानक एक पत्थर रख दिया हो। इंस्पेक्टरों की हंसी पतली पड़ गई। एक ने उंगलियों से पन्ने उलटे। शब्द सांझ की रोशनी में भारी हो गए थे। ये सीसीटीवी की सील्ड कॉपी तुम्हें कैसे? प्रक्रिया से, उसने कहा। बस रसीद पर समय लिख दीजिए कि मैं किस वक्त आई और किस वक्त कंप्लेंट अंडर कॉग्नाइजेबल ऑफेंस आपने रिसीव किया। एफआईआर का नंबर सुबह तक दे दीजिए। अगर नहीं तो सुबह अदालत में। समय मेरा है। हॉल में एक पल को सन्नाटा हुआ। फिर किसी ने धीरे से रजिस्टर आगे खिसकाया। पेन की नोक रजिस्टर पर टिकी। उसने घड़ी देखी, 22:13, और वहीं लिखवा दिया। उसने फाइल वापस बैग में रखी और दरवाजे की ओर बढ़ गई। बाहर निकलते हुए उसने एक क्षण को आसमान की ओर देखा। काले आसमान में कहीं दूर एक हल्की सी सफेदी की बेल थी, जैसे किसी ने बहुत दूर से भोर का वादा भेज दिया हो। कार में बैठते हुए उसने खुद से फुसफुसाया, अब सामना, और चाबी घुमाई। इंजन की आवाज शांत थी, जैसे किसी लंबी दौड़ से पहले की पहली स्थिर सांस। सुबह का धुंधला उजाला पूरे शहर पर ऐसे फैला था जैसे रात की काली परत के नीचे से कोई धीमी चांदी निकल रही हो। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उस ठंडक के बीच एक अजीब सा तनाव तैर रहा था, जैसे शहर को पता हो कि आज कुछ होने वाला है। बाजार की तरफ जाने वाली सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां थीं। दूध और सब्जी वालों की धीमी आवाजें हवा में बिखरी हुई थीं। उस सड़क के मोड़ पर एक पुरानी सफेद कार धीरे धीरे मुड़ी। स्टीयरिंग पर डीएम सावित्री खुद थीं, साधारण हल्के नीले सूती कुर्ते में, आंखों पर हल्का सा काजल, चेहरे पर कोई बनावटीपन नहीं। उनके साथ न कोई गार्ड था, न कोई लाल बत्ती। सिर्फ एक बैग, जिसमें सबूत, गवाहों के बयान और वह शांत संकल्प था जो रात भर उनकी नसों में दौड़ता रहा था। थाने का गेट दूर से ही नजर आने लगा। ऊंची दीवारें, ऊपर कांटेदार तार और दरवाजे पर लगी टिमटिमाती लाल बल्ब की लाइट, जो अभी पूरी तरह बुझी नहीं थी। गेट पर खड़ा सिपाही ऊँघ रहा था। सावित्री ने कार थोड़ी दूर रोक दी ताकि कोई उसकी गाड़ी की पहचान न कर पाए। उन्होंने गहरी सांस ली, बैग उठाया और पैदल गेट की ओर बढ़ीं। सिपाही ने आधी नींद में सिर उठाया। उसने सामने खड़ी साधारण सी महिला को देखा और फिर बिना सवाल किए गेट का ताला हल्का सा खोल दिया। कोई नहीं जानता था कि यह वही महिला है जिसके नाम से पूरा जिला हिल सकता है। अंदर कदम रखते ही थाने की गंध साफ महसूस हुई। पसीने, पुराने कागज और धूल का मिला जुला गाढ़ा मिश्रण। दीवारों पर लगे पीले पड़े नोटिस और फटे हुए पोस्टर इस जगह की सच्चाई खुद बयां कर रहे थे। सावित्री के कानों में पुलिस रेडियो की टूटी फूटी खड़खड़ाहट और चाय की उबलती केतली की आवाज आई। एक कोने में हवलदार ऊँघ रहा था। लकड़ी की कुर्सी पर उसकी टोपी आंखों तक खिसकी हुई थी। सावित्री ने बिना कोई अभी सावित्री ने धीमी लेकिन साफ आवाज में दोहराया। उस आवाज में कोई ऊंचाई नहीं थी, पर उसमें एक ऐसा भार था जो किसी को भी खड़ा होने पर मजबूर कर दे। हवलदार थोड़ा चौंका। किसके खिलाफ? इंस्पेक्टर अरुण चौधरी, उसने बैग से फाइल निकालते हुए कहा। धारा 369, 427 और 506 के तहत, और ये हैं गवाहों के बयान, सीसीटीवी की सील्ड कॉपी और पूरी घटना का वीडियो। शिकायत नागरिक के तौर पर दर्ज की जा रही है। हवलदार ने फाइल की मोटाई देखी, फिर धीरे से अपनी कुर्सी खिसकाई। वह किसी को बुलाने के लिए पीछे के कमरे में गया। कुछ ही पलों में अंदर से ठहाकों और ऊंची हंसी की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई मजाक उड़ रहा हो। फिर वहीं दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर अरुण चौधरी बाहर आया। वहीं घमंडी चाल, वहीं बुलेट की सवारी वाला शरीर, पर चेहरे पर अब हल्की थकान।
उसने सावित्री को ऊपर से नीचे तक देखा, होठों पर तिरछी मुस्कान लाई और बोला, सुबह सुबह कौन सा तमाशा लेकर आई हो बहन जी? सावित्री ने सीधा उसकी आंखों में देखा। शिकायत दर्ज करिए। अरुण हंसा, जैसे किसी बच्चे ने खिलौना मांग लिया हो। किस बात की शिकायत? अमरूद महंगे दे दिए होंगे किसी ने। उसके पीछे खड़े दो कांस्टेबल हंसी दबा नहीं पाए। सावित्री ने बैग से पेन ड्राइव निकाली और टेबल पर रख दी। सीसीटीवी फुटेज और वीडियो सबूत है। या तो आप एफआईआर दर्ज करें या मैं मजिस्ट्रेट कोर्ट जाऊं। अरुण ने पेन ड्राइव उठाई, उसे उंगलियों के बीच घुमाया और व्यंग्य से बोला, वीडियो? लोग रोज वीडियो बनाते हैं, कौन जाने ये नकली हो। और तुम कौन हो? उसकी नजर में अभी भी वही घमंड था, जैसे वह हर चेहरे को डराने का अभ्यास कर चुका हो। सावित्री ने बस इतना कहा, आपको जानने की जरूरत नहीं, बस कानून को काम करने दीजिए। तभी दरवाजा जोर से खुला। भीतर से एक और अधिकारी बाहर आया, एसएचओ संदीप। भारी शरीर, आंखों में नींद और गुस्से का मिलाजुला भाव। उसने सावित्री को देखा और ऊंची आवाज में कहा, ये कौन है जो इतनी सुबह हमारे थाने का माहौल खराब कर रही है? अरुण ने मुस्कुराकर कहा, साहब, कोई अमरूद वाली शिकायत लेकर आई है। कहती हैं मेरे खिलाफ है। वीडियो वो भी लाई है, बस शो चलाना चाहती है। संदीप ने हंसते हुए कहा, वीडियो? आजकल सब एडिट कर लेते हैं। बहन जी, घर जाइए, चाय पीजिए, यहां पुलिस का काम चलने दीजिए। सावित्री ने एक पल को भी निगाह नहीं झुकाई। यहां पुलिस का काम तभी होगा जब आप कानून का पालन करेंगे। मैंने सभी साक्ष्य जमा किए हैं। आप एफआईआर दर्ज करने के बाध्य हैं। अरुण ने मेज पर हाथ पटक कर कहा, बहुत हो गया, चलो निकलो यहां से, वरना अभी ही झूठा मुकदमा लिख दूंगा। पुलिस कार्य में बाधा डालने का। कमरे में ठहाका गूंज उठा। हवलदार ने निगाहें नीची कर लीं। बाहर से आती हल्की रोशनी में सावित्री का चेहरा एकदम शांत था, उसकी सांसें स्थिर, आंखों में ठंडा संकल्प। उसने बैग से एक और कागज निकाला। यह मजिस्ट्रेट कोर्ट को भेजी जाने वाली याचिका की प्रति है। अगर अभी शिकायत दर्ज नहीं हुई तो मैं यहीं से निकलकर सीधे वहां जाऊंगी और फिर जवाब आपको अदालत में देना होगा। अरुण आगे बढ़ा, उसकी चाल में वही पुराना रौब। अरे, ये कोर्ट वोट का नाम लेकर हमें डराएगी? उसने ताना मारा। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? सावित्री ने बिना झिझके कहा, पता है, और यही कारण है कि सबूत साथ लाई हूं। उसी क्षण थाने के बाहर एक अलग तरह की आवाज गूंजी। तेज इंजन, कई गाड़ियों का एक साथ आना। खिड़कियों से लाल नीली बत्तियां चमकने लगीं। अरुण और संदीप दोनों एक पल को ठिठक गए। बाहर के हवलदार ने दौड़कर दरवाजा खोला। पहले दो गाड़ियां अंदर आईं, ऊपर लाल बत्ती लगी हुई। उनके पीछे और गाड़ियां, जिनसे उतरे सिविल ड्रेस में अफसर और गार्ड। उनकी चाल में वह तेजी थी जो किसी आकस्मिक निरीक्षण की पहचान होती है। थाने के हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। हंसी, ठहाके सब जैसे किसी ने एक झटके में बंद कर दिए हों। अरुण ने हड़बड़ाकर बाहर झांका और फिर अंदर देखा। उसकी आंखों में पहली बार असमंजस था। सावित्री ने धीरे धीरे बैग बंद किया, फिर सीधी होकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें अब और गहरी लग रही थीं। गेट से अंदर आते अधिकारियों की पंक्ति सीधे उसकी ओर बढ़ रही थी। उनके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। सबसे आगे था गंगा प्रसाद यादव, जिले का सबसे ताकतवर नेता, जिसकी धमक से बड़े बड़े अफसर कांपते थे। उसके पीछे शहर के एसपी और प्रशासन के अन्य अधिकारी। अरुण की सांसें तेज हो गईं। वह गंगा प्रसाद को देखकर और भी घबराया। साहब, आप यहां? उसने अटकते हुए कहा। गंगा प्रसाद की नजर सीधे सावित्री पर पड़ी। उस पल उसका चेहरा एकदम बदल गया। अहंकार से भरी आंखों में अचानक डर की छाया उतर आई। उसने कुछ कदम आगे बढ़कर हाथ जोड़ लिए। नमस्ते डीएम मैडम। कमरे में खामोशी ऐसी थी कि पंखे की हल्की खड़खड़ाहट भी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। अरुण का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें सावित्री और गंगा प्रसाद के बीच घूम रही थीं, जैसे वह किसी बुरे सपने से जागने की कोशिश कर रहा हो। डीएम। एसएचओ संदीप के मुंह से शब्द टूट कर निकले। सावित्री ने अब तक एक भी ऊंची आवाज नहीं उठाई थी। वह बस वहीं खड़ी रहीं, आंखों में ठंडी दृढ़ता, होठों पर हल्की रेखा। हां, उन्होंने स्पष्ट कहा, जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट,
और आज मैं यहां नागरिक के रूप में आई थी ताकि कानून को उसकी असली परख मिल सके। हॉल में सब लोग जड़ हो गए। कोई हिल नहीं रहा था। बाहर खड़े जवानों ने एक साथ सलाम किया। एसपी ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, मैडम, हमें सूचना मिली थी कि आप यहां हैं। हमने तुरंत गश्ती दल भेजा। सावित्री ने सिर हिलाया। मैंने किसी को सूचना नहीं दी, पर अच्छा हुआ कि आप आ गए। उनकी आवाज में अब भी कोई गुस्सा नहीं था, पर उसमें ऐसी ठंडक थी कि हर शब्द किसी आदेश की तरह लगा। उन्होंने सीधे अरुण की तरफ देखा। इंस्पेक्टर अरुण चौधरी, आप पर संगीन आरोप हैं। चोरी, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग और आम नागरिक के साथ अभद्रता। तत्काल प्रभाव से आप निलंबित किए जाते हैं। अपनी बेल्ट और टोपी अभी यहीं जमा करें। अरुण का चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसकी उंगलियां बेल्ट के पास जाते हुए कांप रही थीं। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, पर गला सूख गया। उसने धीरे धीरे बेल्ट खोली, टेबल पर रखी, फिर टोपी उतारी और नीचे झुका दी। हर हरकत जैसे किसी भारी बोझ को उतारने की मजबूरी हो। संदीप ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, मैडम, हम तो बस। एसएचओ संदीप। सावित्री ने उसकी बात काट दी। आप भी इस घटना में लापरवाही के दोषी हैं। आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू होगी। तब तक आप अपनी ड्यूटी से मुक्त हैं। गंगा प्रसाद, जो अब तक चुप था, सावित्री के सामने आया। उसके माथे पर हल्की पसीने की परत थी। मैडम, ये तो गलत फहमी भी हो सकती है। सावित्री ने उसकी ओर देखा, आंखें ठंडी और अडिग। गलतफहमी तब होती है जब सबूत न हो। यहां हर शब्द, हर तस्वीर, हर गवाह सच बोल रहा है। कानून सभी के लिए समान है, चाहे वह आम आदमी हो या सत्ता में बैठा कोई। कमरे में उपस्थित हर व्यक्ति ने उस वाक्य को हवा में भारी महसूस किया। सावित्री ने बैग से शिकायत की रसीद और सीसीटीवी फुटेज का दस्तावेज एएसपी को सौंपते हुए कहा, साक्ष्य सुरक्षित कीजिए। आज से यह मामला जिला प्रशासन की विशेष निगरानी में रहेगा। किसी भी तरह की लापरवाही को मैं अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश करूंगी। एसपी ने फौरन सिर हिलाया। जी मैडम। गंगा प्रसाद ने फिर बोलने की कोशिश की, पर उसकी आवाज में अब वह पहले वाली ताकत नहीं थी। मैडम, आप जानती हैं, मैं सिर्फ इतना जानती हूं, सावित्री ने बीच में ही कहा। कानून किताब का है, किसी का निजी नहीं। अगर आपने इसे अपना समझा तो यही किताब आपको सबसे पहले सजा देगी। गंगा प्रसाद ने नजरें झुका लीं। उसकी अंगुलियां आपस में उलझ गईं, जैसे वह कोई अदृश्य माफी मांग रहा हो। थाने के बाहर अब पूरी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। लोग फुसफुसा रहे थे, डीएम मैडम खुद आई थीं, शिकायत लेकर। कुछ लोग मोबाइल पर वीडियो बना रहे थे। हवा में एक अजीब सा बिजली का तनाव था, जैसे न्याय की पहली गूंज अभी अभी शहर के ऊपर से गुजरी हो। सावित्री ने बिना किसी और शब्द के बैग उठाया। बाहर कदम रखते हुए उन्होंने उस भीड़ को देखा। आंखों में आश्चर्य, डर और राहत का मिला जुला भाव। उन्होंने बस इतना कहा, कानून का दरवाजा सबके लिए खुला है, डर मत रखिए। लोगों की निगाहों में अचानक एक नई रोशनी चमक उठी। किसी ने धीमे से कहा, सचमुच, सबके लिए बराबर। सावित्री ने कार का दरवाजा खोला, बैग अंदर रखा और इंजन चालू किया। गाड़ी धीरे धीरे थाने के गेट से बाहर निकली। पीछे लाल नीली बत्तियां अब भी चमक रही थीं, पर अब उनका रंग अलग लग रहा था, जैसे ये सिर्फ चेतावनी नहीं, उम्मीद का संकेत हो। उनके मन में मां का चेहरा कौन था, वह चेहरा जिसने कल अपमान सहा था पर झुका नहीं था। सावित्री ने खुद से कहा, यह तो शुरुआत है। सड़क पर धूप अब पूरी तरह फैल चुकी थी। शहर जाग रहा था, लेकिन आज की सुबह उस शहर के लिए सामान्य नहीं थी। हर गली, हर चौक, हर दुकान अब उस एक घटना की गवाही दे रहा था जिसने दिखा दिया कि कानून सच में जीवित है, जब कोई उसे जगाने की हिम्मत करे। रात शहर पर ऐसे उतरी जैसे कोई धीमा लेकिन जहरीला बादल, कानों में सरसराती हवा, गलियों में अनजाने कदमों की हल्की आहट। सावित्री अपने सरकारी आवास के छोटे से अध्ययन कक्ष में बैठी थीं। खिड़की आधी खुली थी। बाहर अमरूद के पेड़ों से आती हल्की गंध उस दिन की कड़वाहट को और गहरा कर रही थी। टेबल पर अब तक का सारा दस्तावेज सुव्यवस्थित रखा था। गवाहों के बयान, सील्ड सीसीटीवी कॉपी, दर्ज शिकायत की रसीद। कमरे में घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी, पर उनके भीतर कहीं और गहरा शोर उठ रहा था।
एक ऐसा शोर जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मोबाइल स्क्रीन अचानक चमकी। अनजान नंबर। रिंग 1 बार, 2 बार, 3 बार। उन्होंने कॉल उठाया। पहले कुछ सेकंड सिर्फ भारी सांसों की आवाज आई, जैसे कोई बेहद पास खड़ा हो। फिर एक बेहद धीमी, खुरदरी आवाज, खेल तो अब शुरू होगा। लाइन कट गई। सावित्री कुछ पल उसी तरह फोन थामे रहीं। डर उनकी नसों तक पहुंचा, पर चेहरा वैसा ही शांत। उन्होंने तुरंत कॉल लॉग का स्क्रीनशॉट लिया, समय लिखा, रात 11:46। फिर डायरी में नोट किया, अनजान नंबर, धमकी। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। रोहित था, चेहरे पर चिंता की रेखाएं। दीदी, मां सो गई हैं, पर बाहर कुछ लोग मंडरा रहे हैं। बाइकें, आवाजें। सावित्री ने दरवाजा खोला। रोहित की आंखों में वही बेचैनी थी जो बाजार वाले दिन उनके वीडियो में थी। तुम मां के पास रहो, सावित्री ने शांत स्वर में कहा। और हां, गेट का कैमरा चालू रखो, जो भी दिखे रिकॉर्ड करो। सुबह का आसमान साफ था, लेकिन शहर के भीतर अफवाहें उमड़ रही थीं। चाय की दुकानों पर, रिक्शों में, बाजार के हर नुक्कड़ पर कानाफूसी थी। कहते हैं डीएम मैडम ने पुलिस पर झूठा केस कर दिया। सुनो, अमरूद में नशीला पाउडर मिला है। हां, खबर पक्की है, टीवी पर भी आएगी। सावित्री के कार्यालय पहुंचते ही उनका स्टाफ घबराया हुआ था। एक जूनियर अफसर फाइल लेकर दौड़ा आया। मैडम, अभी अभी न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग चली है। कह रहे हैं कि कल जब्त किए गए अमरूदों में नशीला पदार्थ मिला। पुलिस का दावा है कि आपकी मां की टोकरी में ड्रग्स थे। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। सावित्री ने स्क्रीन पर चलती हेडलाइन देखी, डीएम की मां के अमरूद में ड्रग्स, पुलिस का बड़ा खुलासा। रिपोर्टर का स्वर सनसनी से भरा था, जैसे किसी ने सच्चाई को जानने की कोशिश ही न की हो। सावित्री की मुट्ठी कस गई। उन्हें तुरंत समझ आ गया, यह सीधा पलटवार है। पुलिस और उनके पीछे छुपे नेता अब बदला लेने पर उतर आए थे। उन्होंने फोन उठाया और एसपी को कॉल किया। यह खबर कहां से आई? एसपी की आवाज में घबराहट थी। मैडम, हमारे विभाग से ऐसा कोई बयान नहीं गया, लेकिन गंगा प्रसाद के लोग मीडिया तक पहुंच चुके हैं। सबूत? मैडम, कोई आधिकारिक जब्ती नहीं हुई। यह फेक है, लेकिन मीडिया, आप जानती हैं। सावित्री ने गहरी सांस ली। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रही हूं, 3 बजे। दोपहर होते होते जिला कलेक्ट्रेट का मीडिया हॉल चमकने लगा। कैमरों के ट्राइपॉड, माइक्रोफोन की कतारें, रिपोर्टरों की तेज फुसफुसाहट, सबको लगता था आज बड़ा तमाशा होगा। सावित्री समय पर पहुंची। साधारण नीली साड़ी, बिना किसी अतिरिक्त गहने के, चेहरा स्थिर, आंखों में ठंडी चमक। उन्होंने माइक के सामने खड़े होकर सिर्फ एक वाक्य से शुरुआत की, कानून का सम्मान झूठ से नहीं डगमगाता। फिर उन्होंने क्रम से तथ्य रखे। अमरूदों का कोई आधिकारिक जब्ती रिकॉर्ड नहीं, नगर पालिका और पुलिस रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं। मेरे पास सभी गवाहों के शपथ पत्र और सीसीटीवी की सील्ड कॉपी है, जो अदालत में पेश की जाएगी। जो लोग यह अफवाह फैला रहे हैं, वे न्याय प्रक्रिया को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। एक रिपोर्टर ने पूछा, मैडम, लोग कह रहे हैं कि यह केस व्यक्तिगत बदले की वजह से है। आपकी मां का अपमान हुआ, इसलिए आपने कार्रवाई की। सावित्री ने सीधा जवाब दिया, कानून किसी का निजी हथियार नहीं। अगर मेरी मां न भी होती तो भी यह अपराध अपराध ही होता। मैं खुद को जांच से अलग करती हूं, ताकि कोई यह न कहे कि न्याय पक्षपाती था। हॉल में खुसर पुसर फैल गई। किसी ने फुसफुसाया, ये तो बड़ा दांव है, खुद को केस से अलग करना। सावित्री ने जारी रखा, आज से इस केस की निगरानी राज्य स्तर पर होगी। मैं केवल एक नागरिक गवाह के रूप में अदालत में पेश होऊंगी। अगर कोई सबूत मेरे खिलाफ पेश कर सकता है तो दरवाजा अदालत का है, मीडिया का नहीं। उसकी आवाज में न गुस्सा था, न डर, बस एक ऐसा संतुलन जिसने हर सवाल को मौन कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगे, हैशटैग जस्टिस फॉर मैग्मा और हैशटैग फेक ड्रग क्लेम। लोग लिखने लगे, डीएम की सख्ती सलाम के काबिल है। पर गंगा प्रसाद चुप नहीं बैठा। शाम होते होते उसके आदमी फिर सक्रिय हो गए। शहर की दीवारों पर पोस्टर चिपकाए गए, डीएम अपने परिवार को बचाने के लिए निर्दोष पुलिस को फंसा रही है।
कुछ चैनलों पर पेड डिबेट्स चलीं। क्या डीएम का कदम कानून से ऊपर? सावित्री ने हर खबर को देखा, नोट्स बनाए और हर बयान का रिकॉर्ड रखा। रात को उन्होंने रोहित को बुलाया। डरो मत, उन्होंने कहा। ये वही लोग हैं जो हमेशा सच से डरते हैं। बस सबूत सुरक्षित रखना। रोहित ने सिर हिलाया। मां चिंतित हैं, कह रही थीं कि कहीं ये लोग घर पर कुछ न कर दें। सावित्री ने उसकी आंखों में देखा। अगर वे आएंगे तो कानून की पकड़ और गहरी होगी। डर उनका हथियार है, हमें बस शांत रहना है। रात फिर घनी हुई। बाहर की हवा में कुछ अनकहा घूम रहा था। घर के सामने अचानक गाड़ियों की आवाज आई। पुलिस की गाड़ियां। रोहित खिड़की से झांका। 3 जीपें, नीली बत्तियां बंद, पर इंजन चालू। दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। सावित्री ने खुद दरवाजा खोला। सामने थाने का नया प्रभारी खड़ा था, साथ में 2 पुलिस वाले। मैडम, उसने औपचारिकता से कहा, हमें सूचना मिली है कि आपके घर में अवैध सामग्री छुपाई गई है। तलाशी लेनी होगी। सावित्री ने उसकी आंखों में देखा। वहां असहजता थी, लेकिन आदेश का बोझ भी। तलाशी वारंट? प्रभारी ने कागज आगे बढ़ाया। जल्दी में तैयार किया गया। ऊपर गंगा प्रसाद के आदमी की सिफारिश। सावित्री एक पल को चुप रहीं, फिर बोली, अंदर आइए, लेकिन याद रखिए, हर कदम कैमरे पर रिकॉर्ड होगा और मैं खुद गवाह रहूंगी। घर का हर कोना खंगाला गया, अलमारी, रसोई, स्टोर, हर जगह, पर कुछ नहीं मिला। कैमरे पर रोहित ने हर पल कैद किया। तलाशी खत्म होने पर प्रभारी ने कागज पर नोट किया। कुछ बरामद नहीं। उसने हल्की झेंप के साथ कहा, मैडम, हमें आदेश था। सावित्री ने बस इतना कहा, कानून का पालन आपने किया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन जिन्हें ये आदेश देने की आदत है, उन्हें अब अदालत का रास्ता देखना होगा। उस रात शहर भर में यह खबर फैल गई। डीएम के घर की तलाशी, कुछ नहीं मिला। गंगा प्रसाद की चाल नाकाम हुई, लेकिन उसका इरादा साफ था, डर और भ्रम फैलाना। सावित्री ने अपनी डायरी में आखिरी पंक्ति लिखी, वे धमकाएंगे, झूठ बोलेंगे, पर सच का रास्ता लंबा जरूर है, पर अंधा नहीं। उन्होंने पेन बंद किया और खिड़की से बाहर देखा। आसमान में दूर कहीं बिजली चमकी, जैसे अगले तूफान का संकेत हो। यह पलटवार केवल शुरुआत थी। असली साजिश की जड़ें अब भी बाहर नहीं आई थीं, लेकिन सावित्री जानती थीं, अब हर कदम उन्हें गंगा प्रसाद के असली चेहरे तक ले जाएगा। सुबह का आसमान धुंध से ढका था, जैसे रात ने अपनी सच्चाई को अभी तक पूरी तरह उजागर करने से इनकार कर दिया हो। पिछले दिन की अफवाहें शहर की नसों में जहर की तरह फैल चुकी थीं, पर सावित्री की चाल अब भी उतनी ही नपी तुली थी। उन्होंने रात की हर धमकी, हर झूठी खबर को डायरी में दर्ज किया था। अब बारी थी परतें हटाने की, उस असली चेहरे तक पहुंचने की जो इन सबके पीछे छुपा था। रोहित की परछाई सी खोज। रोहित रात भर सोया नहीं था। कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने के बाद उसने खुद को पुराने बाजार की गलियों में झोंक दिया। गंगा प्रसाद और निलंबित इंस्पेक्टरों के आदमियों की पहचान आसान नहीं थी। वे भीड़ में घुलना जानते थे, पर रोहित को अपनी छत से देखी हर छोटी चीज याद थी। एक नीली स्कॉर्पियो की हल्की सी डेंट वाली बोनट, बुलेट के साइलेंसर पर लगी लाल पट्टी और उस अनजान आदमी की हल्की लंगड़ाहट जो अमरूदों की झूठी तलाशी के समय गली में बार बार दिखा था। सुबह सुबह उसने अपना कैमरा लिया और उसी गली में पहुंचा। धुंध के बीच उसने नीली स्कॉर्पियो को देखा, पुरानी गली के एक सूने कोने में खड़ी। पास ही एक चाय की दुकान पर 2 आदमी धीरे धीरे बातें कर रहे थे। उनके चेहरे उसने पहले भी देखे थे, थाने के कांस्टेबल जो निलंबित नहीं हुए थे, पर अरुण के सबसे भरोसेमंद लोग माने जाते थे। रोहित ने दूर से ही कैमरे का झूम ऑन किया। आवाज धीमी थी, पर कुछ शब्द साफ सुनाई दे गए। रात को फिर बैठक है। गंगा प्रसाद ने कहा है, सबूत खत्म करो, वरना मामला हाथ से निकल जाएगा। उसने तुरंत वीडियो सेव किया और सावित्री को मैसेज किया। नीली स्कॉर्पियो, पुरानी अनाज मंडी के पास, आज रात मीटिंग। सावित्री की शतरंज। सावित्री ने मैसेज पढ़ते ही अपनी अगली चाल तय की। उन्होंने ईएसपी को बुलाया। आज रात गंगा प्रसाद की टीम की गुप्त बैठक है। जगह पुरानी अनाज मंडी के पीछे का जंगल नुमा रास्ता। हमें निगरानी चाहिए, पर बिना शोर के। एसपी ने पहले हिचकते हुए कहा, मैडम, वो इलाका संवेदनशील है,
अगर खबर लीक हो गई तो? खबर लीक नहीं होगी, सावित्री ने ठंडे स्वर में कहा। टीम सिर्फ भरोसेमंद लोगों की हो और ऑपरेशन रिकॉर्ड किया जाएगा, हर शब्द, हर कदम। रात के लिए गुप्त सर्विलांस टीम तैयार हुई। 4 सादे कपड़ों में पुलिस वाले, 2 डिजिटल रिकॉर्डिंग डिवाइस और एक अनमार्क्ड जीप। रोहित भी साथ रहने पर अड्डा। पर सावित्री ने साफ कहा, तुम्हारा काम सबूत जुटाना है, गोली खाना नहीं। जंगल नुमा सड़क का अंधेरा। रात के 10 बजे पुरानी अनाज मंडी की ओर जाने वाली सड़क पर हल्की धुंध फैल गई थी। दोनों ओर घने पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे किसी पुरानी साजिश की गवाही दे रहे हों। सर्विलांस टीम ने जीप की हेडलाइट बंद कर दी। सिर्फ चांदनी और कैमरों की लाल बिंदु सी लाइट उस अंधेरे में चमक रही थी। धीरे धीरे दूर से 2 गाड़ियां आईं। पहले वही नीली स्कॉर्पियो, उसके पीछे एक काली बुलेट और एक सफेद जीप। गाड़ियों की हेडलाइट एक पल के लिए चमकी और फिर बंद हो गई। 5 लोग उतरे, 2 निलंबित इंस्पेक्टर, अरुण का साथी हवलदार और 2 नकाबपोश। माइक ने उनकी बातें साफ कैद कीं। पहला स्वर, गंगा प्रसाद ने कहा है, सबूत खत्म करना है, वो डीएम हमारे लिए खतरा बन चुकी है। दूसरा स्वर, वीडियो वाला लड़का रोहित, उसे भी चुप कराना होगा। तीसरा स्वर, हकलाता हुआ, कल रात का फोन उसने रिकॉर्ड कर लिया होगा। इन शब्दों ने सावित्री की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी, लेकिन उनका चेहरा शांत रहा। उन्होंने हाथ के इशारे से टीम को तैयार रहने का संकेत दिया। तभी एक आदमी ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली। आज रात खत्म कर देते हैं, आदेश यही है। टीम के सिपाहियों ने बिना समय गंवाए चारों ओर से घेर लिया। पुलिस, हथियार नीचे रखो। अचानक अंधेरे में हलचल मच गई। किसी ने भागने की कोशिश की, किसी ने पिस्तौल गिरा दी। जमीन पर धूल, पत्तों की खड़खड़ाहट और डर की गंध फैल गई। कुछ ही सेकंड में चारों आदमी काबू में थे। कबूल नामे की रात गिरफ्तार लोगों को जब वहीं पेड़ों के बीच खड़ा किया गया तो उनकी सांसें तेज थीं, आंखों में वही डर जो सच के सामने खुलता है। कैमरों की लाल लाइट उनकी हर हरकत दर्ज कर रही थी। सावित्री ने बिना ऊंची आवाज किए कहा, नाम बताओ, किसके आदेश पर? पहला निलंबित इंस्पेक्टर हकलाया, गंगा प्रसाद। दूसरा बोला, हमें कहा गया था कि डीएम मैडम को डराओ, सबूत जला दो, रोहित को खत्म कर दो। उनके हर शब्द में हड़बड़ी और पछतावा घुला था। हवा में उस कबूलनामे की गूंज फैल गई जिसे कोई अदालत नकार नहीं सकती थी। सर्विलांस टीम के कैमरों ने हर पल कैद किया, आवाज, चेहरा, तारीख, समय। एसपी ने फौरन वायरलेस पर संदेश भेजा, ऑपरेशन सफल, गवाह और सबूत तैयार, अगले आदेश की प्रतीक्षा। सावित्री ने पेड़ों के साए में खड़ी जीप की ओर देखा। उनके मन में अब सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, गंगा प्रसाद। अंतिम जाल की बुनाई रात 2 बजे तक सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में थाने पहुंचा दिया गया। बयानों को लिखित और डिजिटल दोनों रूपों में दर्ज किया गया। सावित्री ने एसपी से कहा, सुबह होते ही कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट तैयार कराइए, अब और देरी नहीं। एसपी ने सिर झुकाकर कहा, जी मैडम। सावित्री ने घर लौटने से पहले एक आखिरी नजर आसमान पर डाली। चांद अब धुंध से निकल चुका था, साफ और चमकदार, जैसे रात ने अपने सारे राज जुगल दिए हों। उन्हें पता था कि अब अगला कदम सबसे बड़ा होगा। गंगा प्रसाद के आलीशान घर पर सुबह भोर में दस्तक पड़ेगी, ऐसी दस्तक जिसे कोई सत्ता, कोई रिश्वत, कोई धमकी रोक नहीं पाएगी। उन्होंने अपनी डायरी में अंतिम पंक्ति लिखी, झूठ का हर जाल आखिरकार अपने ही धागों से टूटता है, सुबह उसी टूटने का गवाह बनेगी। भोर का आसमान धूसर और गहरा था, मानो रात ने अपने सारे रहस्य समेटकर अब एक निर्णायक सुबह को रास्ता दे दिया हो। हल्की ठंडी हवा में शहर की गलियों की धूल स्थिर थी। जिले का हर नुक्कड़ जैसे एक अदृश्य प्रतीक्षा में था, और उस प्रतीक्षा का केंद्र था गंगा प्रसाद का आलीशान बंगला, ऊंची दीवारें, लोहे का बड़ा गेट और भीतर फैला वैभव जो अब तक सत्ता के अंधेरे से सुरक्षित समझा जाता था। सावित्री ने अपनी कार वहीं रोकी जहां से गेट का सीधा नजारा साफ मिले। उनके साथ एएसपी, सादे कपड़ों में चुनी हुई पुलिस टीम, और वह सीलबंद फाइल थी जिसमें रात की गुप्त रिकॉर्डिंग, गवाहों के बयान और आरोपियों के कबूलनामे थे। सूरज की पहली किरणें अब दीवारों के किनारों पर उतर रही थीं,
पर हवा में अब भी उस रात का गाढ़ापन था, जैसे किसी तूफान से पहले की शांति। तैयार हैं सब? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। जी मैडम, एएसपी ने फाइल संभालते हुए कहा। सावित्री ने गहरी सांस ली। उनके भीतर न गुस्सा था न घबराहट, बस एक ठंडी अडिग निश्चय। उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और लोहे के गेट पर दस्तक दी। आवाज इतनी सधी हुई थी कि खुद हवा भी थम गई। कुछ ही पलों में गेट के भीतर से खड़खड़ाहट सुनाई दी। एक चौकीदार बाहर झांका। उसकी आंखों में नींद और घबराहट मिली हुई थी। सावित्री की आंखें उससे मिलीं, शांत पर बिजली सी गूंज लिए। डीएम सावित्री सिंह, उन्होंने नाम नहीं पहचान दी। गंगा प्रसाद से मुलाकात जरूरी है, ये गिरफ्तारी वारंट है। चौकीदार हड़बड़ाया, अंदर दौड़ गया। कुछ देर बाद गेट खुला और सामने खुद गंगा प्रसाद खड़ा था। रेशमी कुर्ते की सलवटें, चेहरे पर रात भर की थकान और आंखों में एक ऐसा डर जो अब तक उसने शायद ही कभी महसूस किया हो। मैडम, इतनी सुबह? उसने कोशिश की मुस्कुराने की, पर होंठों पर झूठा आत्मविश्वास कांप रहा था। सावित्री ने सीधा नजर मिलाई। गंगा प्रसाद, आपके खिलाफ संगीन आरोप हैं। आपराधिक साजिश, सरकारी काम में बाधा, गवाहों को धमकाने और हत्या की योजना। हमारे पास हर सबूत है, रिकॉर्डिंग, गवाह, कबूलनामे। आप गिरफ्तार किए जाते हैं। गंगा प्रसाद के चेहरे पर एक पल को गुस्सा उभरा। आपको कोई हक नहीं। उसकी आवाज में चीख और याचना का अजीब मिश्रण था। एसपी ने वारंट आगे बढ़ाया। यह कोर्ट का आदेश है, कृपया सहयोग करें। गंगा प्रसाद ने चारों ओर देखा। अपने सुरक्षा गार्ड, नौकर, दूर खड़े लोग, पर सबकी आंखों में अब वही भाव था, डर और मौन। उसकी सत्ता, जो कल तक हर गली में गूंजती थी, आज उसके अपने आंगन में बेबस खड़ी थी। आप समझती नहीं हैं, वह बुदबुदाया। मैंने इस जिले को। सावित्री की आवाज पत्थर जैसी थी। कानून किताब का है, किसी व्यक्ति का नहीं। आपने उसे खेल समझा, अब वही किताब आपको पढ़ाई जाएगी। पुलिस के दो जवान आगे बढ़े। हथकड़ियों की ठंडी चमक सुबह की धूप में झिलमिला उठी। जब लोहे की जकड़ गंगा प्रसाद की कलाइयों पर बंद हुई तो आसमान में जैसे कोई अदृश्य गूंज उठी, एक ऐसी गूंज जो डर को चीरती हुई पूरे शहर तक पहुंची। भीतर खड़े नौकर और बाहर जमा हो चुके कुछ लोग इस दृश्य को देख रहे थे। किसी ने मोबाइल उठाया, किसी ने चुपचाप सिर झुका लिया। गंगा प्रसाद के चेहरे पर गुस्सा और शर्म का मिला-जुला रंग फैल गया। वह कुछ कहना चाहता था, मगर शब्द गले में अटक गए। सावित्री ने संकेत किया, उन्हें ले जाइए। जीप के दरवाजे बंद होने की आवाज पूरे आंगन में गूंज गई। गंगा प्रसाद की सत्ता उसी पल अपनी आखिरी सांस ले चुकी थी। दोपहर तक यह खबर पूरे जिले में फैल चुकी थी। न्यूज चैनलों पर एक ही लाइन बार बार दोहराई जा रही थी। जिले के ताकतवर नेता गंगा प्रसाद की गिरफ्तारी, डीएम सावित्री सिंह की कार्रवाई। लोग चाय की दुकानों पर झुटकर वही बातें दोहरा रहे थे। मैडम ने तो कमाल कर दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि गंगा प्रसाद यूं पकड़ा जाएगा। कई आंखों में डर की जगह अब सम्मान चमक रहा था। उसी समय एक शांत घर के भीतर मागमा देवी बरामदे में खड़ी थीं। उनकी आंखों में रातों की थकान थी, पर चेहरा आज उजले चांद सा लग रहा था। गेट पर कार रुकने की आवाज आई। सावित्री बाहर आईं, चेहरे पर वही स्थिरता, पर आंखों में हल्की नमी। मां ने उन्हें देखते ही अपने हाथ फैलाए। दोनों एक दूसरे के गले लगीं। उस आलिंगन में कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ अनकहे वादे, बरसों की मेहनत का सम्मान और इस सच की गवाही कि न्याय कभी चुप नहीं रहता। रोहित पास खड़ा था, कैमरा नीचे। उसकी आंखों में गर्व था। नंदिनी का वीडियो कॉल अचानक स्क्रीन पर चमका। दीदी, सब देखा। मां, अब कोई डर नहीं। उसकी आवाज पहाड़ों की ठंडी हवा की तरह साफ थी। मागमा देवी ने सावित्री के चेहरे को दोनों हथेलियों से थामा, जैसे कह रही हों, अब कोई झुकाव नहीं। जो टूटा था वह फिर से खड़ा है। सावित्री ने हल्के से कहा, कानून के सामने सब बराबर हैं। यही इस शहर को याद रहना चाहिए। मां ने सिर हिलाया। आज ये शहर सीखेगा कि डर से नहीं, साहस से न्याय मिलता है। शाम ढलते ढलते पूरा शहर नई हवा में सांस ले रहा था। वही बाजार जहां कभी अमरूदों की मिठास धूल में घुल गई थी, अब रोशनी से भर गया था। बच्चे हंसते दौड़ रहे थे। दुकानदार एक दूसरे से कह रहे थे,
अब कोई वर्दी या नेता हमें नहीं डराएगा। पर सावित्री जानती थीं, न्याय कोई आखिरी मंजिल नहीं, बस एक पड़ाव है। भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं। हर जीत के बाद नई परीक्षा इंतजार करती है। रात को अपनी डायरी में उन्होंने आखिरी पंक्ति लिखी, संघर्ष कभी खत्म नहीं होता, हर सवेरा बस अगली लड़ाई की तैयारी है। लेकिन आज मां की आंखों में जो सम्मान है, वही मेरी सबसे बड़ी जीत है। उन्होंने पेन रख दिया। बाहर आसमान में चांद पूरा था और उसके चारों ओर फैली उजली चादर जैसे कह रही थी, सच भले देर से जागे, पर एक बार जाग जाए तो पूरी दुनिया रोशन कर देता है।